हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और कक्षा के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड होंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास है आज पार्ट नंबर 19, जिसका नाम है न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी। तो बच्चों, आइए शुरू करते हैं बिना देरी किए पाठ को परिचय के साथ। तो देखिए, किसी भी देश के नियम ही उसके कानून कहलाते हैं। ठीक है, किसी भी देश का जो भी नियम होता है वही क्या होता है, उस देश का कानून कहलाता है। देश की सरकार को सुनिश्चित करने का अर्थ है कि नागरिक उन कानूनों को माने। अगर वे उनका उल्लंघन करते हैं तो उनको दंडित किया जाता है। पुलिस, न्यायपालिका व जेल अधिकारी कानून व्यवस्था को लागू करते हैं। ये तीनों मिलकर कानून व्यवस्था बनाते हैं। तो बच्चों देखो, क्या होता है, किसी भी देश के नियम ही उसके कानून कहलाते हैं। देश की सरकार को सुनिश्चित करने का अर्थ क्या होता है कि नागरिक उन कानूनों को माने। अगर उन्हें उल्लंघन करते हैं तो उन्हें क्या दंडित किया जाता है, उन्हें सबक सिखाया जाता है। पुलिस, न्यायपालिका व जेल अधिकारी कानून व्यवस्था को लागू करते हैं और तीनों मिलकर कानून व्यवस्था को बनाते हैं, कानून की व्यवस्था बनाते हैं और उनको सुचारू रूप से चलाते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ शुरू करते हैं, इन सब चीजों को हम पाठ में और अच्छे से जानते हैं। तो भारत की कानून व्यवस्था विश्व की सबसे प्राचीन कानून व्यवस्थाओं में से एक है। इसकी कानून व दंडात्मक प्रणाली सदियों पुरानी है, जो विभिन्न लोगों के जीवन के साथ साथ बढ़ती व संवरती जा रही है। यह एक जीवंत परंपरा की तरह है। तो बच्चों, क्या है कि जो भारत की कानून व्यवस्था है ना, विश्व की सबसे प्राचीन कानून व्यवस्थाओं में से एक है। ठीक है, अब इसकी जो कानून व्यवस्था है उसमें दंडात्मक प्रणाली क्या है, बहुत सदियों पुरानी जो दंडात्मक प्रणाली है उसको ही हम यहाँ अपनाते आ रहे हैं, जो विभिन्न लोगों के जीवन में क्या करती है, एक साथ बढ़ती व संवरती जा रही है। ठीक है, तो ये क्या है, एक जीवंत परंपरा की तरह है जो हम तब से अभी तक फॉलो करते हुए आ रहे हैं। भारत में कानून के प्रति प्रतिबद्धता इसके संविधान में निहित है, जिसने भारत को संप्रभुत्व लोकतांत्रिक गणतंत्र बनाया है। क्या किया जिसने, भारत को एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बनाया है। ठीक है, कानून, क्योंकि कानून के प्रति क्या है, प्रतिबद्ध है भारत का। ठीक है, भारत का संविधान कानून के प्रति प्रतिबद्ध है, जो भी संविधान में लिखा है उसको लागू करना जरूरी है। तो यह एक संघीय प्रणाली है जिसमें संघ व राज्य संसदीय प्रणाली की सरकार है। ये क्या है, एक संघीय प्रणाली है। जो हमारी जो शासन व्यवस्था है, जो हमारे संविधान में जो व्यवस्था है वो क्या है, संघीय प्रणाली, जिसमें संघ और राज्य दोनों संसदीय प्रणाली को फॉलो करते हैं, संसदीय प्रणाली की सरकार को इंडिकेट करते हैं। देखिए, इसमें एक स्वाधीन न्यायपालिका, मौलिक अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। इसके लक्ष्य व उद्देश्य कानून द्वारा लागू नहीं है, मगर देश की सरकार के मूल में है। तो क्या है बच्चों, इसमें एक स्वाधीन न्यायपालिका है, मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व आते हैं किसमें, संविधान के अंदर। इसके लक्ष्य व उद्देश्य कानून द्वारा लागू नहीं है, मगर देश की सरकार के मूल में है, उसके सेंटर में वर्क करते हैं। ठीक है बच्चों, भारतीय संविधान की सबसे खास विशेषता यह है कि इसमें संघ व राज्यों के लिए एकल न्यायालयों की व्यवस्था है। इसमें संघवाद के प्रारूप वाले केंद्रीय अधिनियम व राज्य अधिनियम नहीं आते हैं। ठीक है, जो भारतीय संविधान की सबसे खासियत क्या है, खास बात क्या है बच्चों की, इसमें संघ व राज्यों के लिए, दोनों के लिए क्या है, एकल न्यायालयों की क्या बच्चों व्यवस्था है। सबके पास क्या, एकल न्यायालय है। इसमें संघवाद प्रारूप वाले केंद्रीय अधिनियम व राज्य अधिनियम नहीं आते हैं। भारत में जो न्यायपालिका है बच्चों, न्यायपालिका के शीर्ष पर सर्वोच्च न्यायालय है। न्यायपालिका है, उसके ऊपर कौन काम करता है, सर्वोच्च न्यायालय काम करता है, जिसके नीचे हर एक राज्य यानी कि प्रत्येक राज्य या राज्यों के समूह में उच्च न्यायालय है। ठीक है, जो उसके अंदर जितने भी राज्य आते हैं, राज्यों के समूह आते हैं, प्रत्येक राज्य में या राज्यों के जो समूह होते हैं उसके अंदर क्या है, उच्च न्यायालय होते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप आप समझ पा रहे हैं। आगे देखिए, उच्च न्यायालय के नीचे अधीनस्थ न्यायालयों की व्यवस्था है। कुछ राज्यों में भिन्न नामों जैसे कि ग्राम पंचायत, पंचायती अदालत, जिला अदालत आदि की व्यवस्था है।
ये स्थानीय स्तर पर आपराधिक व नागरिक विवादों को देखते हैं। कौन देखते हैं? जो उच्च न्यायालय के अधीनस्थ न्यायालयों की व्यवस्था है, जैसे कि कुछ मतलब भिन्न भिन्न है, जैसे कि ग्राम पंचायत हो गई, ग्राम अदालत हो गई, जिला अदालत आदि की जो व्यवस्था है वो क्या करती है, स्थानीय स्तर पर जो भी मतभेद होते हैं, जो भी परेशानियां होती है, मुद्दे होते हैं, उनको सुलटारा करवाती है, उनका निपटारा होता है, मतलब उनको उनकी जो समस्या है उनको हल किया जाता है। विभिन्न राज्य कानून विभिन्न प्रकार की न्यायिक अदालतें उपलब्ध कराते हैं। जो अलग अलग विभिन्न राज्य कानून है ना, विभिन्न प्रकार की जो न्यायिक अदालतें हैं उनको उपलब्ध कराते हैं। प्रत्येक राज्य न्यायालयिक जिलों में बटा होता है। जो हर राज्य है वो किस में बटा होता है? वो न्यायिक जिलों में क्या होता है बच्चों? बटा हुआ होता है, जिसमें जिला तथा सत्र न्यायाधीश होते हैं। उसमें क्या होते हैं? जिला न्यायाधीश होते हैं और सत्र न्यायाधीश होते हैं। इस न्यायालय के पास सभी तरह के अपील संबंधी अधिकार होते हैं। इसमें क्या होता है? जो भी अपील करेगा उनसे संबंधित जितने भी अधिकार है वो सब इनके पास होते हैं, और सभी प्रकार के मुकदमे देखता है जिनमें मृत्युदंड दिया जाता है, वो मुकदमे भी बच्चों क्या है? देखता है ये। ठीक है, जो जिला तथा सत्र न्यायाधीश होते हैं वो। ठीक है, और आगे देखिए, सत्र न्यायाधीश किसी भी जिले में सबसे उच्च न्यायिक अधिकारी होता है, उससे ऊपर कोई नहीं होता है। जो राज्य के अंदर जो सत्र न्यायाधीश होता है ना बच्चों, सत्र न्यायाधीश पे जिले में क्या सबसे ऊंचा न्यायिक अधिकारी होता है, जिसका फैसला सर्वमान्य होता है। उसके नीचे दीवानी न्यायाधीश होते हैं। कौन होता है उसके नीचे? जो उच्च न्यायाधिक अधिकारी है उसके नीचे कौन होते हैं बच्चों? तो उसके नीचे दीवानी न्यायाधीश होते हैं, जिसमें क्या होता है? जिसमें दीवानी न्यायाधीश होते हैं, उन्हें भिन्न राज्यों में भिन्न नाम से क्या है? जाना जाता है। अलग अलग राज्यों में उन्हें अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे कि मुंसिफ, उप न्यायाधीश, दीवानी न्यायाधीश आदि। इनको किसके नाम से जानते हैं? मुंसिफ के नाम से, उप न्यायाधीश के नाम से, दीवानी न्यायाधीश आदि के नाम से ये जाने जाते हैं। अलग अलग राज्यों में, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम इनको बोले जाते हैं। आप इस चित्र में देख सकते हैं बच्चों, ये चित्र है हमारी भारत की सर्वोच्च न्यायालय का, यानी कि सुप्रीम कोर्ट का। और भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सर्वमान्य अंतिम फैसला होता है। आगे देखिए, अब न्यायालयों का महत्व, द इम्पोर्टेंस ऑफ कोर्ट्स। क्या है न्यायालयों का महत्व? आइए देखते हैं। न्यायालयों का महत्व इसलिए है कि वे कानून के तहत संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। क्या करते हैं? न्यायालयों का महत्व इसीलिए ज्यादा है क्योंकि ये जो क्या करते हैं, कानून के तहत संवैधानिक अधिकार जो होते हैं, संवैधानिक कानून जो होते हैं, मौलिक अधिकार होते हैं, उन सब की क्या करते हैं बच्चों? रक्षा करते हैं, उनको सुरक्षित। इनके होते हुए जो ये न्यायालय है, इनके लिए ही, इनके कारण ही हम सभी नागरिक अपने अधिकारों को, अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। आगे देखिए, आपराधिक व दीवानी न्यायालय जो दोनों होते, आपराधिक न्यायालय या दीवानी न्यायालय, दोनों ही पक्षों को एक स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायाधीश अथवा निर्णायक मंडल, जिसको जूरी कहते हैं, निर्णायक मंडल में बहुत सारे जज होते हैं, उनका एक ग्रुप होता है, उसको निर्णायक मंडल कहते हैं बच्चों, जिसे इंग्लिश में हम जूरी भी कहते हैं, के सामने अपना पक्ष रखने का मौका देते हैं दोनों पार्टीज को। ठीक है, यह प्रणाली सुनिश्चित करते हैं कि मुकदमों का फैसला निष्पक्ष तरीके से हो सके, किसी प्रकार की कोई भी भेदभाव की उम्मीद ना रह जाए। ठीक है, आगे देखिए, वे विधायिका व कार्यपालिका की शक्तियों पर भी क्या करते हैं? नजर रखते हैं। विधायिका की शक्तियों पर और कार्यपालिका की शक्तियों पर क्या नजर रखते हैं। आगे देखिए, वे कुछ कानूनों को असंवैधानिक भी घोषित कर सकते हैं। कुछ ऐसे कानून होते हैं जिनको असंवैधानिक भी घोषित किया जाता है, अगर वे लोगों की भलाई के विरुद्ध हो। अगर वो लोगों की भलाई के विरुद्ध हो तो उनको असंवैधानिक क्या है? घोषित कर देते हैं, क्योंकि वो जनता के हित में नहीं होती है। और लोकतंत्र तो बच्चों जनता के लिए ही काम करती है ना, जनता के जो हित में नहीं होगा उसको असंवैधानिक घोषित करने का अधिकार रखती है। आगे देखिए, न्यायालयों का और क्या महत्व है? न्यायालय संविधान संरक्षण के तहत कार्य करके नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है। यदि कभी भी कहीं पर भी किसी भी व्यक्ति, नागरिक का मौलिक अधिकारों का किसी भी प्रकार से हनन हुआ है तो वह न्यायालय में जाकर के अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है और सहायता प्राप्त कर सकता है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, अगला है, वे केंद्र व राज्य के विवादों या किन्हीं दो राज्यों के बीच के विवादों का क्या करती है? निपटाती है। जो आपसी मतभेद होता है केंद्र और राज्य के बीच, या राज्य, एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ, दो राज्यों के बीच कोई भी मतभेद होता है, उनको क्या करती हैं?
उनका निपटारा करवाती हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, वे कानून व्यवस्था के मामलों में देश के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपालों को कानूनी सहायता प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? जो कानून व्यवस्था के जो मामले होते हैं, मामलों में देश के राष्ट्रपति हो गए या राज्यों के राज्यपालों को क्या करते हैं? कानूनी सहायता प्रदान करते हैं जब भी उनको जरूरत होती है। ठीक है, और ये काम किसका है? ये हमारी न्यायपालिका के काम होते हैं। मतलब न्यायालय जो होते हैं ना, न्यायपालिका के अंतर्गत बनाए गए, वो सब न्यायालय इस तरीके से मदद करते हैं और कार्य करते हैं। अब आगे देखिए, एकल न्याय प्रणाली, सिंगल जुडिशियल सिस्टम। इसमें क्या है कि भारतीय न्याय प्रणाली की प्रमुख विशेषता यह है कि ये एकल न्याय प्रणाली है। यह प्रणाली पूरे देश में लागू है। एकल न्याय प्रणाली हमारे पूरे भारत में लागू है। हम जो पैटर्न फॉलो करते हैं उसमें एकल न्याय प्रणाली को लागू करते हैं। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश का शीर्ष न्यायालय, जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं, हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय बोलते हैं। उसके पश्चात और उसके बाद क्या आते हैं? कौन से न्यायालय आते हैं? तो उसके अधीनस्थ कई उच्च न्यायालय व निचले न्यायालय आते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत बहुत सारे उच्च न्यायालय आते हैं और बहुत सारे निचले न्यायालय आते हैं। और जो अंतिम फैसला होता है बच्चों किसी केस में अगर, तो वह सुप्रीम कोर्ट का ही अंतिम फैसला माना जाता है। इस चार्ट में हम पाते हैं कि सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है। आप देख सकते हो, ये देखिए भाई, ये है हमारी न्यायिक प्रणाली। इसमें क्या, हमारा जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो कहाँ है? सबसे ऊपर है। तो मतलब ये क्या है? सबसे बड़ा है। इसके अंडर ही सारे न्यायालय आते हैं। तो उच्च राज्यों में उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों पर क्या करते हैं? कार्य करते हैं। जिला न्यायालय और निचले न्यायालय अपने राज्य के जो उच्च न्यायालय के निर्देशों व नियंत्रण के अंतर्गत क्या करते हैं? कार्य करते हैं। जो निर्देश दिए जाते हैं और जो उनके जितना वो नियंत्रण रखते हैं, उनके नियंत्रण में रहकर ही वे क्या करते हैं? कार्य करते हैं। ठीक है, कौन? जिला न्यायालय और निचले न्यायालय। ठीक है, अपने राज्य के उच्च न्यायालयों के निर्देशों व उनके नियंत्रण में रह करके काम करते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार की न्याय प्रणाली को क्या बोलते हैं? इस प्रकार की न्यायिक प्रणाली को हम क्या बोलते हैं बच्चों? एकल न्यायिक प्रणाली कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे देखिए, यहाँ पर आप इस चार्ट से कुछ चीजें समझ सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं बच्चों कि सबसे ऊपर क्या है? उच्च न्यायालय। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय है यहाँ पर। सर्वोच्च न्यायालय जिसको सुप्रीम कोर्ट बोलते हैं। सुप्रीम कोर्ट के नीचे क्या आते हैं? उच्च न्यायालय आते हैं। ठीक है, अब उच्च न्यायालय के नीचे कौन, अंडर में कौन आता है बच्चों? तो जिलों में अधीनस्थ अथवा निचले न्यायालय। उच्च न्यायालय के बाद जो अधीनस्थ जिलों के जो न्यायालय हैं वो सब आते हैं। जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, पहला क्या है? दीवानी अदालतें, फौजदारी अदालतें और राजस्व अदालतें। ये तीन कैटेगरी में अदालतों को बांटा जाता है और तीनों कैटेगरी की अदालतों में अलग अलग क्या भाग आते हैं? न्यायालयों के। तो पहले देखते हैं बच्चों दीवानी अदालतों के बारे में। दीवानी अदालतों के नीचे क्या आते हैं बच्चे? जिला न्यायाधीश तथा जिला आते हैं और सत्र न्यायाधीश आते हैं। ये दोनों तीनों ही इसके अंदर आते हैं, दीवानी अदालतों के अंदर। और इनके अंदर कौन आता है बच्चों? इनके अंदर आता है उप न्यायाधीश आते हैं और परिवार न्यायालय जो फैमिली कोर्ट होते हैं वो आते हैं उनके अंडर। अब उसके नीचे कौन आते हैं इनके अंडर बच्चों? जो मुंसिफ लघु न्यायालय होते हैं ये इसके अंतर्गत आते हैं। अब जो मुंसिफ लघु न्यायालय इनके अंतर्गत क्या काम करते हैं? इनके अंतर्गत बच्चों लोक अदालतें जो होती है ना वो कार्य करती हैं। ठीक है, आगे देखिए, यहाँ पर है फौजदारी अदालतें। कौन सी अदालतें हैं बच्चों? फौजदारी अदालतें। इसमें आप देख सकते हैं क्या काम, कौन काम करता है इसमें? तो यहाँ देखिए, जिला न्यायाधीश फौजदारी अदालतों के नीचे काम करते हैं तथा जिला एवं सत्र न्यायाधीश भी काम करते हैं। जिला न्यायाधीश के साथ जिला और सत्र न्यायाधीश दोनों काम करते हैं। और इनके नीचे कौन काम करता है बच्चों? तो महानगरी या प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट जो होते हैं ना वो इनमें काम करते हैं। ठीक है, इसके अंडर आते हैं। तो अब इनके अंडर में कौन आते हैं? तो इनके अंडर में आते हैं द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट। जो मजिस्ट्रेट होते हैं ना द्वितीय श्रेणी के, वो किसके? महानगरी या प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट में आते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट जिसको बोलते हैं उसके अंतर्गत सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट आते हैं। अब उनके इनके अंदर कौन काम करता है बच्चों? तो तृतीय श्रेणी मजिस्ट्रेट काम करते हैं। तृतीय श्रेणी मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी के अंतर्गत काम करते हैं और द्वितीय श्रेणी मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो प्रथम श्रेणी के अंतर्गत कार्य करते हैं। ध्यान रखना है बच्चों इस चीज का। आगे देखते हैं हम कि
राजस्व अदालतें। अब राजस्व अदालतें में क्या होता है बच्चों कि राजस्व मंडल जो है वो राजस्व अदालतों में आता है। और राजस्व मंडल के अंतर्गत कौन काम करते हैं, तो आयुक्त एवं जिलाधीश जो होते हैं ना वो उसके अंदर काम करते हैं। आयुक्त एवं जिलाधीश के अंदर कौन काम करते हैं, तो तहसीलदार करते हैं काम। और तहसीलदार के नीचे कौन काम करता है बच्चों, तो सहायक जो तहसीलदार होते हैं ना वो काम करते हैं। तो ये था बच्चों हमारा चार्ट। इसमें आप बच्चों न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय जो न्याय प्रणाली है उसके बारे में अच्छे से समझ पाए होंगे। आगे देखिए, भारत की संघीय प्रणाली में न्यायपालिका की भूमिका क्या है। तो बच्चों, रोल ऑफ जुडिशरी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो भारत के संविधान में आइए देख लेते हैं भारत की संघीय प्रणाली में क्या न्यायपालिका काम करती है। तो न्यायपालिका भारत जैसे संघीय देश में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। न्यायपालिका के दंडित करती है, कानूनों को तोड़ने से बचाती है और भी अन्य बहुत सारे जुडिशरी वाले काम करती है। क्योंकि भारत एक संघीय देश है, ठीक है, यहाँ पर दो स्तरों पर सरकारें हैं, दो स्तर पर सरकारें होती है। जैसे कि प्रथम संघीय या केंद्रीय स्तर पर, और दूसरी पहली किसमें होती है, संघीय क्षेत्र, संघीय या केंद्रीय क्षेत्र पर होती है पहली। दूसरी कौन सी होती है, राज्य स्तर पर, ठीक है। पहली होती है केंद्र स्तर पर, दूसरी होती है राज्य स्तर पर। आगे देखिए, इस प्रकार की व्यवस्था में न्यायपालिका एक एम्पायर या रेफरी की भूमिका में काम करती है, ठीक है, भूमिका में होती है। ये केंद्र व राज्य सरकार दोनों से स्वतंत्र व स्वाधीन है, मतलब दोनों में से किसी के कंट्रोल में नहीं होती है, स्वतंत्र रूप से निर्णय लेती है और दोनों को इनका निर्णय जो है मानना पड़ता है, निष्पक्ष होकर निर्णय लेती है, ठीक है। एम्पायर और रेफरी के भांति यह सही और गलत का निपटारा करवाती है। संविधान को इसे अपनी तरह से समझने की शक्ति व अधिकार है। जो संविधान है उसको अपनी तरह से समझ सकता है और उसको समझने की, अपनी तरफ से उसको अंडरस्टैंड करने की, उसको रीड करने की और उसको अच्छी तरीके से एक्सप्लोर करने की क्या है उसके पास शक्ति है, ठीक है। एक संघीय व्यवस्था में न्यायपालिका के 3 महत्वपूर्ण कार्य अग्रलिखित प्रकार हैं। मतलब 3 महत्वपूर्ण कार्य हैं किसके, एक संघीय व्यवस्था में बच्चों जो हमारी न्यायपालिका है उसके 3 प्रमुख कार्य हैं। आगे देखते हैं कौन कौन से हैं वो। तो आप यहाँ देख सकते हैं, यह केंद्र व उसकी इकाइयों के विवाद उनके कार्य क्षेत्र के अनुसार क्या करती है, निपटाती है। केंद्र के और उसकी इकाइयों के विवाद उनके कार्य क्षेत्र के अनुसार क्या करती है बच्चों, निपटा देती है, ठीक है। जो उनके कार्य क्षेत्र होता है उनके अनुसार ही कार्य करती है, ठीक है। यह किन्हीं दो राज्य इकाइयों के विवाद भी उनके कार्य क्षेत्र के अनुसार निपटाती है। मतलब जो 2 राज्यों के बीच में यदि कोई विवाद हो गया तो उनके जो कार्य क्षेत्र के अंतर्गत जो चीजें आती है उनके अनुसार उनका जो विवाद है उसका निपटारा करवाती हैं। तो बच्चों, यह केंद्र व राज्य सरकारों को उनकी सीमाओं के भीतर रखती है, केंद्र को उनकी सीमाओं के भीतर, राज्य को उनकी राज्य सीमाओं के भीतर क्या करती है, रखती है। अलग अलग उनको डिफरेंशिएट करती है और अलग अलग शासन चलाने के लिए प्रेरित करती है। एक दूसरे के कार्य क्षेत्र में हस्तक्षेप ना करे वो उसका भी ध्यान रखती हैं, ताकि दोनों केंद्र और राज्य अपने अपने स्तर पर अपना अच्छे तरीके से काम कर सके, ठीक है। आगे देखिए, न्यायपालिका की स्वाधीनता, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी की क्या है, स्वाधीनता। आइए देखते हैं। तो भारत में न्यायपालिका सरकार से स्वाधीन व स्वतंत्र है, सरकार से बिल्कुल स्वतंत्र है, उसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है न्यायपालिका के ऊपर। यह स्वतंत्रता व स्वाधीनता केवल कागज पर ही नहीं बल्कि न्यायपालिका किसी भी तरह से जनता से जुड़े मामलों को सुनती है, उन पर फैसले लेती है और सरकार को आदेश जारी करती है। यहाँ तक कि बच्चों, अगर किसी को फांसी हो रही है, उसका गलत मुकदमा है, उसने सुप्रीम कोर्ट में डाल के, तो जो न्यायपालिका जो निर्णय लेगी उसको सबको मानना पड़ेगा, सर्वमान्य है, वो किसी के कंट्रोल में नहीं है न्यायपालिका हमारी। और जबकि बल्कि जो हमारी न्यायपालिका है वो क्या करती है, किसी भी तरीके से जनता से जुड़े हुए मामलों को समझती है, परखती है, उनके बारे में इंफॉर्मेशन निकालती है और उसके बाद स्वतंत्र निर्णय लेती है जो सभी को मानना पड़ता है, ठीक है। तो न्यायपालिका की स्वाधीनता घोषणा करती है कि न्यायाधीशों के निर्णय क्या है। तो न्यायाधीशों के निर्णय आइए देख लेते हैं हम। जो न्यायपालिका की स्वाधीनता घोषणा करती है, क्या घोषणा करती है कि न्यायाधीशों के क्या क्या निर्णय हैं। तो ये है कि स्वाधीन हो तथा विधायिका कार्यपालिका मतदाता और राजनीतिक दलों के दबाव से मुक्त हो। स्वाधीन हो मतलब खुद के अंडर हो, किसी के दबाव के नीचे काम ना करे, ठीक है।
तथा जो विधायिका है, कार्यपालिका है ना, मतदाता व राजनीतिक दलों के जो दबाव है ना, उनसे एकदम स्वतंत्र रहे उस पर, यानी कि विधायिका पर और कार्यपालिका पर किसी भी प्रकार का मतदाताओं का और राजनीतिक दलों का किसी भी प्रकार का दबाव, प्रेशर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इसके बाद कानून को अपनी तरह समझाने व न्याय करने में क्या हो, स्वतंत्र हो। अपनी तरह से कानून की व्याख्या कर पाना, उनके नियमों कानूनों को अच्छे से समझा पाना और अपनी तरफ से उनको स्वतंत्र निष्पक्ष होकर न्याय करने में क्या है बच्चों, स्वतंत्र है। ठीक है, न्याय के हर मामले में निष्पक्ष व निडर हो, किसी के दबाव से डरना नहीं है, निष्पक्ष होना है। ठीक है, और न्याय करना है, जो दोषी है उसके लिए नियमों का उल्लंघन ना करने पाए, इस चीज का भी ध्यान रखती है। आगे देखिए, भारत में अदालतों की संरचना कैसी है, तो अदालतों के बारे में भी पढ़ लेते हैं कि भारत में कैसी कैसी अदालतें हैं। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। तो बच्चों, भारत में 3 भिन्न भिन्न स्तर पर अदालतें हैं। को निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती है जो लोकल, जिनको लोकल कोर्ट्स भी बोलते हैं बच्चों। सबसे ऊपरी स्तर पर सिर्फ एक अदालत है। जिन अदालतों से लोगों का सबसे अधिक ताल्लुक होता है उन्हें अधीनस्थ न्यायालय अथवा जिला अदालत कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें बच्चों, अधीनस्थ या जिला न्यायालय कहते हैं। ठीक है, ये अदालतें सामान्य रूप से जिले अथवा तहसील स्तर पर या किसी शहर में होती है। कहाँ होती है, जिले में होती है, तहसील में होती है या जिले स्तर पर कहीं होती है ये अदालतें। इनमें अनेक तरीके के जो मामले होते हैं उनकी सुनवाई होती है। हर राज्य जिलों में विभाजित होता है। जो हर राज्य है वो अलग अलग जिलों में क्या होता है बच्चों, विभाजित होता है। हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है, और जो राज्य है, राज्य के जो जिले हैं, हर जिले में क्या होता है, एक जिला न्यायाधीश होता है। हर राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। हर राज्य में भी क्या होता है, एक उच्च न्यायालय होता है। यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। यानी कि जो ये उच्च न्यायालय होता है ना, राज्य का एक उच्च न्यायालय, ये उच्च न्यायालय क्या होता है बच्चों, ये उच्च न्यायालय राज्य की सबसे ऊंची न्यायालय होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालयों से क्या होती है, ऊपर होती है। जो सर्वोच्च न्यायालय होती है और उच्चतम न्यायालय होती है, ये क्या होती है बच्चों, ये उच्च न्यायालयों से बहुत ऊपर होती है। उच्च न्यायालय इनके अंडर काम करते हैं। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय या फिर उच्चतम न्यायालय दोनों एक ही है। ठीक है, ये दिल्ली में स्थित देश की सबसे बड़ी अदालत है। और ये कहा, सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट कहाँ सिचुएटेड है बच्चों, तो ये दिल्ली में है, कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है, देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। जो देश के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो जुडिशरी के अंतर्गत ग्रुप में सबसे हेड होते हैं बच्चों, वो क्या होते हैं, न्यायालय के मुखिया होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय सभी अदालतों को मान्य होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने अगर किसी विषय पर किसी मुद्दे पर निर्णय सुना दिया है तो वो निर्णय, वह फैसला सब जगह सब अदालतों में क्या होगा, सर्वमान्य होगा। ठीक है, निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक हमारी न्यायपालिका की संरचना एक पिरामिड की भांति दिखाई पड़ती है। उपयुक्त विवरण को पढ़ने के बाद दाईं ओर दिए गए चित्र को भरिए। क्या विभिन्न स्तरों की अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? क्या जुड़ी हुई है? जी हाँ, जो सबसे ऊपर, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर, ये सुप्रीम कोर्ट हो गई, फिर राज्य हो गई, फिर जिला हो गई, फिर क्षेत्रीय हो गई, क्षेत्रीय न्यायालय हो गए। तो ये सब क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? जी हाँ, बिल्कुल जुड़े हुए। निचली अदालत से ऊपरी अदालत तक हमारी न्यायपालिका की संरचना, जैसे आप ये देख सकते हैं, ये क्या है बच्चों, ये एक पिरामिड के शेप में है, आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद ये क्या एक दूसरे से जुड़ी हुई? जी हाँ, बिल्कुल जुड़ी हुई है, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी है। ठीक है, अब जो ऊपरी अदालतों के सभी निर्णय नीचे की सभी अदालतों को मान्य होते हैं। मान लो बच्चों, ये क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट है, और इसके अगर जो इसने फैसला कर दिया तो ये इनको सभी अदालतों को क्या करना पड़ेगा बच्चों, मानना ही पड़ेगा। ठीक है, अब उसके बाद अपील की व्यवस्था द्वारा इस एकीकरण को समझा जा सकता है। यदि किसी व्यक्ति के विचार से निचली अदालत द्वारा लिया गया निर्णय ठीक नहीं है तो वह उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये क्या है, ये निचली अदालत के लिए हम लिख सकते हैं, इसको निचली अदालत कह सकते हैं। ठीक है, और ये सुप्रीम कोर्ट हो गया। हाँ, तो अब जैसे कि अगर यहाँ का फैसला
यहाँ पर कोई फैसला सही नहीं गया, सेटिस्फेक्शन नहीं है, तो कोई भी व्यक्ति बच्चों इन ऊपरी अदालतों में जा सकता है और अंत में सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है अगर उसे सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती है तो। और अंत में जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होता है वही सब जगह सर्वमान्य होता है। और ये मान लो ये क्या है आपकी, चलो स्टेट गवर्नमेंट है, ये क्या है, जिला न्यायालय है, राज्य न्यायालय, ठीक है, राज्य न्यायालय या अदालत कह सकते हैं, ठीक है। अब ये क्या करता है, इसने कोई फैसला सुनाया, ठीक है, और तो ये फैसला उसको ये भी मानेगा और ये भी मानेगा, सभी अदालतें क्या करेंगी, इस फैसले को अवश्य मानेंगी। क्यों मानेंगी, क्योंकि ये जो इससे निचली अदालतें हैं ये सब ये इसके लिए ये दोनों क्या होंगे, जवाबदेह, और सुप्रीम कोर्ट के लिए सभी जवाबदेह होंगी। और इसके लिए भी बच्चों ये निचली अदालत इसका कहना मानेंगी और ये इसका कहना और ये इसका कहना, और ये इसके नीचे जितनी जो अदालतें होती हैं वो उन सब का कहना मानेंगी, और सुप्रीम कोर्ट सबसे सर्वोपरि होता है। ठीक है बच्चों, तो आइए आगे देखते हैं विधि व्यवस्था की विभिन्न संख्या कौन सी है। जो विधि व्यवस्था है ना उसकी विभिन्न संख्या कौन सी है, व्हाट आर द डिफरेंट नंबर्स ऑफ लॉ एंड ऑर्डर्स। तो बच्चों देख लेते हैं, दहेज हत्या का मामला समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। जो दहेज का मामला होता है और हत्या का मामला होता है, समाज के विरुद्ध जो अपराध होते हैं उन आपराधिक श्रेणी में इनको गिना जाता है। यह आपराधिक या फिर हम इसको फौजदारी कानून का उल्लंघन कहते हैं। तो बच्चों ये किसका उल्लंघन है, आपराधिक या फौजदारी का उल्लंघन है। फौजदारी कानून के अंतर्गत हमारी विधि व्यवस्था दीवानी कानून या सिविल लॉ से जुड़े मामलों को भी संभालती है। जो फौजदारी कानून के अतिरिक्त के अलावा जो हमारी विधि व्यवस्था होती है जिसमें सारे कानून विधि के अनुसार जो लॉज लिखे हुए होते हैं, उसकी दीवानी जो विधि व्यवस्था दीवानी कानून या सिविल लॉ इन सब से जुड़े हुए जो मामले हैं उनको भी संभालती है। ठीक है, जो हमारी विधि व्यवस्था दीवानी है वह है। ठीक है, फौजदारी और दीवानी कानून के मध्य अंतर को समझने के लिए नीचे दी गई तालिका को समझिए। तो देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं ये क्या है, फौजदारी कानून है और यहाँ पर दीवानी कानून है। तो आइए देखिए पहले फौजदारी कानून को समझते हैं। यह ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से जुड़े हैं जिन्हें कानून में अपराध समझा जाता है। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए महिला को तंग करना, हत्या करना इत्यादि किसमें आएगा, फौजदारी कानून के उल्लंघन के अंतर्गत आएगा, जिन्हें कानून में अपराध समझा जाता है। ठीक है, ये व्यवहार और क्रियाओं से जुड़े हुए हैं जिसमें किसी को प्रताड़ित किया जाता है। अब आगे देखिए बच्चों, हम यहाँ पर दीवानी कानून को देखते हैं। इसका पहला पॉइंट समझते हैं। तो इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन अथवा अवहेलना से होता है। यदि किसी व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है या उनके अधिकारों की अवहेलना हुई है तो कौन सा दीवानी कानून के अंतर्गत उसके लिए फैसला किया जाएगा। उदाहरण के लिए चीजों की खरीदारी, जमीन की बिक्री, किराया, तलाक आदि से जुड़े विवाद कहाँ जाते हैं, दीवानी कानून के अंतर्गत दीवानी अदालतों में जाते हैं। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, अगर दूसरा हम देखते हैं किसमें बच्चों, ये जो हमारी फौजदारी कानून था उसके अंदर हम देख रहे हैं। तो दूसरा पॉइंट क्या है इसमें सर्वप्रथम रूप से प्रथम सूचना रिपोर्ट या प्राथमिक एफआईआर जिसको बोलते हैं एफआईआर दर्ज कराई जाती है। इसमें बच्चों जो फौजदारी नियम कानून है उनके अनुसार इसमें जब सबसे पहले कुछ भी घटना हुई है उसके लिए एफआईआर इसमें दर्ज कराई जाती है। फिर पुलिस अपराध की जांच करती है, इन्वेस्टिगेशन करती है तथा अदालत में फिर केस फाइल करती कि ये हुआ था, ये केस बना है और फिर वो अदालत में जाता है। ठीक है, अब इसी प्रकार इसका तीसरा बिंदु क्या है, यदि व्यक्ति पर आरोप साबित हो जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है। यदि उसके ऊपर जो आरोप लगा है आरोप साबित हो गया तो जेल तो जाना ही है तथा उस पर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। जेल भी हो सकती है और उस अपराध के लिए यदि जुर्माना है तो जुर्माना भी लगाया जा सकता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखिए जो ये दीवानी कानून था, दीवानी कानून के अंतर्गत दूसरा पॉइंट क्या है हमारा, प्रभावित पक्ष की तरफ से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। यदि मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक अथवा किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। यानी कि किसी मकान मालिक ने किराएदार को परेशान किया है या किराएदार ने मकान मालिक को परेशान किया, दोनों ही अवस्थाओं में बच्चों जो दीवानी अदालत कानून होते हैं इसके अंतर्गत वह केस फाइल कर सकता है, मुकदमा दायर कर सकता है। अब तीसरा बिंदु देखिए, जैसे कि अदालत राहत की व्यवस्था करती है
उदाहरण के लिए मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद होने पर क्या होता है, अदालत यह आदेश दे सकती है किराएदार मकान को खाली करे और बकाया किराया चुकाए। जब बच्चों अदालत राहत की व्यवस्था करती है, राहत की व्यवस्था इन द सेंस कि अगर मान लो मकान मालिक और किराएदार के बीच में कोई विवाद है तो क्या करेगी, मकान मालिक को किराएदार को जो सरकार है, जो न्यायालय, वह कहेगी कि जाओ अपना मकान जो है किराए का वो खाली करो और जो बकाया किराया है उसको चुका करके चले जाओ, और मामला फिर क्या हो जाता है बच्चों, रफा दफा हो जाता है। ठीक है, तो ये अदालत क्या करती है, राहत की व्यवस्था भी करती है। कौन सी, जो हमारी दीवानी कानून के अंतर्गत जो अदालत होती है वो। आगे देखिए, फौजदारी एवं दीवानी कानून के बारे में जो आप जो जानते हैं उसके आधार पर इस तालिका को भरिए। तो बच्चों अब देखिए, आईएसओ करते हैं। तो पहला क्या है, कुछ लड़के स्कूल जाते समय लड़कियों को रोजाना तंग करते हैं। तो आप यहाँ देखिए, आप देख करके बताइए कि जिसमें किसी को कोई तंग करता है तो किस शाखा के अंतर्गत आएगा, फौजदारी कानून के अंतर्गत आएगा या दीवानी कानून के अंतर्गत आएगा। तो देखिए बच्चों, हम यहाँ पर देखते हैं कि ऐसे व्यवहार यानी कि जो व्यवहार शब्द है इस पर हमें ध्यान देना है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर क्या हो रहा है, व्यवहार किया जा रहा है। कुछ लड़के स्कूल जाते समय लड़कियों को रोजाना तंग करते हैं। तो किस कानून की शाखा के अंतर्गत आएगा बच्चों, तो यह फौजदारी कानून के अंतर्गत आएगा। किस कानून के अंतर्गत, फौजदारी। ठीक है बच्चों, तो किसके अंतर्गत आया, ये फौजदारी कानून के अंतर्गत आया। और इसके बाद अपनाई जाने वाली प्रक्रिया, इसको न्याय कैसे किया जाएगा। तो बच्चों जब ऐसे होता है कुछ तो क्या होता है, इसके लिए किसी महिला को तंग करना इत्यादि, ये क्या है, इनके लिए सजा दी जाती है। इनके लिए जेल भी हो सकता है, जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है, और या फिर बच्चों जो ये लड़के स्कूल जाते समय उसको छेड़ते, अगर वो स्कूल के बच्चे हैं तो स्कूल से उनको निष्कासित भी किया जा सकता है। और स्कूल से यदि वो स्कूल के बच्चे नहीं है तो उनको क्या कर जा सकता है, जेल, या उन पर मुकदमा चल सकता है, या फिर मानहानि का दावा भी जारी किया जा सकता है। ठीक है, तो अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या है, यदि स्कूल में बच्चे पढ़ते हैं तो स्कूल से निकाल दिया जा सकता है। ठीक है, और यदि वो स्कूल में नहीं पढ़ते हैं तो उन पर किसका, मानहानि का दावा भी हो सकता है, और छेड़छाड़ के आरोप में उन्हें सजा या जुर्माना लगा सकते हैं। तो इसमें बच्चों सजा भी मिल सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, एक किराएदार को मकान खाली करने के लिए विवश किया जा रहा है तथा वह मकान मालिक के विरुद्ध अदालत में मुकदमा दायर कर देता है। तो हमने देखा अभी ये क्या अदालत में दायर किया मकान मालिक के खिलाफ उसने किराएदार ने, तो वो कहाँ जाएगा बच्चों, तो वह दीवानी कानून के अंतर्गत आएगा। कहाँ, दीवानी कानून। ठीक है बच्चों, तो किसके अंतर्गत आएगा, ये दीवानी कानून के अंतर्गत। अब इसमें अपनाई जाने वाली प्रक्रिया क्या होगा, जब किराएदार को मकान मालिक खाली करने के लिए कह रहा है तो क्या बोलेगा अदालत तो यही बोलेगी ना कि किराया अदा करो और मकान खाली कर दो। तो क्या बोलेगी, मकान खाली करो और बकाया किराया चुकाओ। ठीक है, इसके साथ खाली करो और उसके साथ ही, ठीक है, किराया चुकाओ। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से क्या होगा, ये कानून की शाखा के अंतर्गत आएंगे और अपनाई जाने वाली प्रक्रिया इस प्रकार की होगी। ठीक है बच्चों, उम्मीद करती हूँ आप सभी इस तालिका के माध्यम से समझ पाए होंगे। तो आइए आगे देखते हैं। देखिए बच्चों आगे क्या है, क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है, कैन एवरी पर्सन सीक रिफ्यूज इन द कोर्ट। तो बच्चों यस, जा सकता है। आइए कैसे और क्या, तो सिद्धांत भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों की सहायता ले सकते हैं। एग्जैक्टली कुछ भी यदि उन्हें कोई परेशानी है और वो न्यायालय में जाना चाहते हैं अपनी शिकायत लेकर के, तो वह निस्संदेह जा सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि हर नागरिक को अदालत के जरिए न्याय मांगने का क्या है बच्चों, अधिकार है। न्यायपालिका के समक्ष देश के सभी नागरिक क्या है, बराबर है। जैसा कि आप पीछे पढ़ चुके हैं, हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में न्यायालय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। यदि न्यायालय ना हो तो हमारे मौलिक अधिकारों की सुरक्षा को हम सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ देखिए, यदि किसी नागरिक को ऐसा प्रतीत होता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वह न्याय पाने के उद्देश्य से न्यायालय
उद्देश्य से कहाँ जा सकता है बच्चों? अदालत में जा सकता है। यदि उसको लगता है कि मेरे किसी अधिकार का हानि हो रही है, उसका हनन हो रहा है, तो वो कहाँ जाएगा? अदालत में जा सकता है। अदालत की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध है। कोई अदालत की सेवाओं का उपयोग कर सकता है, परंतु वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना बहुत कठिन साबित होता है। क्यों साबित होता है बच्चों? क्योंकि कानून प्रक्रिया में ना सिर्फ पैसे और कागजी कार्यवाही की आवश्यकता हो पड़ती है, अपितु उसमें समय भी बहुत लगता है। यदि वह व्यक्ति कानून व्यवस्था के चक्कर में रोज रोज अदालत जाएगा तो वो अपनी रोजी रोटी कब कमाएगा? इससे उसके उसके जीवन वाहन में बहुत ज्यादा समस्या आएगी। ठीक है बच्चों, यदि कोई आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता तथा उसका पूरा परिवार दिहाड़ी मजदूरी से चलता है, तो उसके लिए अदालत में जाने और इंसाफ मांग पाने की उम्मीद काफी कम होती है, क्योंकि वो अदालत में जाएगा तो वो कमाएगा क्या? कमाएगा नहीं तो उसके परिवार का भरण पोषण भी कैसे ही होगा। इसीलिए ऐसे लोगों को बहुत कम ही देखा जाता है कि अपनी शिकायत लेकर के अदालतों में जाते हैं, और वे पढ़े लिखे भी कम होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, इसी बात को ध्यान में रखते हुए सन 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका, इसको PIL कहते हैं, ठीक है, की व्यवस्था विकसित की थी। कब बच्चों? 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने की, सुप्रीम कोर्ट ने। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय ने न्याय अधिक से अधिक लोगों की पहुंच स्थापित करने की कोशिश की थी। ठीक है, अब न्याय तक अधिक से अधिक लोग पहुंच सके, इसीलिए बच्चों ने PIL की स्थापना की थी। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की तरफ से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे किसी लोगों की तरफ से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का क्या हो रहा है बच्चों? उल्लंघन हो रहा है, जिनके अधिकारों का हनन हो रहा है। यह याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। या तो उच्च न्यायालय में दायर कर दो यह याचिका, या तो सर्वोच्च न्यायालय में भी कर सकते हैं। न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को काफी आसान बना दिया है। जो कानून की प्रक्रिया उसको बहुत आसान बना दिया है न्यायालय ने, उसकी एक्सप्लेनेशन भी बहुत अच्छे से करी है। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम पर भेजे गए पत्र अथवा टार, जिसको टेलीग्राम कहते हैं, को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। जो अगर किसी न्यायालय ने क्या किया, तार भेजा या टेलीग्राम भेजा है, तो उसको भी क्या जनहित याचिका मान करके उस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आरंभिक वर्षों में जनहित याचिका के जरिए काफी सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया। किस पर? जो जनहित याचिका, उसके आधार पर बहुत सारे मुद्दों में न्याय किया गया था। ठीक है, आरंभिक वर्षों में जब संविधान शुरू हुआ था तब बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से आजादी के लिए तथा बिहार से सजा काटने के बाद रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा कराने के लिए जनहित याचिका का ही प्रयोग किया गया था। यानी कि जो अमानवीय श्रम, जिसमें कि बंधुआ मजदूर आते हैं, उनसे अमानवीय तरीके से जानवरों के जैसे काम करवाया जाता था, या फिर जो आजादी के लिए तथा बिहार से सजा काटने के बाद उन कैदियों को रिहा ही नहीं किया गया, इन सब मुद्दों पर जो जनहित याचिका है, जब न्यायालय उसको सुप्रीम कोर्ट या न्यायालय उसको जनहित याचिका जारी करता है, तब क्या होता है? उनको वो रिहा हुए और उनको इसी तरीके से रिहा कराया जा सका। ठीक है, क्या आपको मालूम है कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का जो भोजन यानी कि जो मिड डे मील मिलता है, दिया जाता है, उसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के परिणाम स्वरूप ही हुई थी। जो मिड डे मील है बच्चों, वो भी न्यायालय ने क्या जनहित याचिका भेज करके लागू करवाया था, जिसमें बच्चों को, सरकारी स्कूलों में बच्चों को दोपहर का खाना दिया जाता है। साधारण व्यक्ति के लिए अदालत तक पहुंचना ही न्याय तक पहुंचना होता है। यदि साधारण व्यक्ति न्यायालय तक पहुंच गया, अदालत तक पहुंच गया, तो उसको समझ लो न्याय मिल गया। अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक मुख्य भूमिका अदा करती हैं। ठीक है बच्चों, आप यहाँ देख सकते हैं, ये क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जिसको PIL के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, और ये बच्चों 1980 के दशक में इसको लागू किया था। किसने? सर्वोच्च न्यायालय ने, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने। आगे देखिए, जैसा कि आपने दिए गए उदाहरण में देखा है, अदालत ने ही संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने के बाद यह कहा था कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी क्या है? सम्मिलित होता है, यानी कि शामिल होता है।
व्यक्ति को भोजन पाने का अधिकार है। ठीक है, ये उसके मौलिक अधिकारों में, जीवन के अधिकार में आता है। तो बच्चों, लिहाजा अदालत ने राज्य को आदेश दिया कि दोपहर के भोजन की योजना यानी कि मिड डे मील इसको बोलते हैं, सहित सभी लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए जरूरी कदम उठाए जाए, जिनसे कि कोई भी भूखा ना रहे, ना ही बच्चे भूखे रहे, ना ही कोई बड़ा। परंतु अदालत के कुछ निर्णय ऐसे भी रहे जिन्हें लोग आम जनता के लिए क्या नुकसानदेह मानते हैं। उदाहरण के तौर पर गरीबों के आवास, जो गरीबों के आवास है, जिनके रहने की जगह, जैसे मुद्दों पर कार्य करने वाले कार्यकर्ताओं का विचार है कि बस्तियों, झुग्गी झोपड़ियों को बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए हाल के निर्णय पुराने निर्णयों के क्या हैं, खिलाफ हैं। हाल के निर्णयों में झुग्गी वासियों को शहर में घुसपैठियों की तरह देखा जा रहा है, क्योंकि बच्चों वो अवैध कॉलोनियां बना करके रह रहे हैं, उनका कोई लिखित प्रमाण नहीं, इसीलिए बच्चों को क्या बोला गया है, उन्हें अवैध घुसपैठिए शहरों में कहे गए हैं। ठीक है, अब कुछ ऐसे निर्णय होते हैं जो लोग आम जनता के लिए नुकसानदेह होते हैं। यदि उन झुग्गी झोपड़ियों से गरीब लोगों को हटा दिया जाएगा तो उनके आवास छिन जाएंगे और वो कहाँ जा करके रहेंगे, ये भी एक बड़ी समस्या बन जाती, जो उदाहरण के तरीके से यहाँ पर समझाया गया है। तो बस यह कहा गया है कि कुछ अदालत ऐसे फैसले लेती है जो जन के हित में नहीं होता है, जनता के लिए सुखदायी नहीं भी होता है। आगे देखिए, जबकि पहले वाले निर्णय जैसे कि 1885 में ओल्गा टेलिस बनाम बंबई नगर निगम के मुकदमे में दिया गया फैसला तथा में झुग्गी वासियों की आजीविका बचाने की कोशिश की जा रही थी। इसमें 1885 में, ठीक है, न्याय तक जनता की पहुंच को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा यह है कि मुकदमे की सुनवाई में अदालत कई वर्ष लगा देती है। अब ये क्या है, इसके नेगेटिव पॉइंट्स है बच्चों, कि जो अदालत है, न्याय तक जनता की पहुंच क्या है, प्रभावित करने वाला एक मुद्दा यह भी है कि मुकदमे की सुनवाई जब तक होती है तब तक बहुत समय बीत जाता है, और जो मुकदमा होता है, इंसाफ जो जिसमें मिलना चाहिए, उस इंसाफ को मिलने में बहुत सालों का वक्त लगता है। ठीक है, इस देरी को देखते हुए प्राय यह कहा जाता है कि इंसाफ में देरी यानी इंसाफ का कत्ल। यदि इंसाफ होने में देरी हो रही है, जो अदालत है वहां से निर्णय आने में देरी हो रही है, तो फिर क्या है बच्चों, इसको क्या कहते हैं, इसे इंसाफ का कत्ल कहते हैं। तो देखिए बच्चों, आगे क्या है, फिर भी इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका ने एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। इसके बाद भी हम लोकतांत्रिक भारत में यह नहीं कह सकते कि जो न्यायपालिका है उसकी भूमिका कम है, उसने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है भारत के लोकतंत्र को मजबूत बनाने में। ठीक है बच्चों, न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों को नियंत्रण में रखा है, कंट्रोल में रखा है, ताकि वह किसी के ऊपर अपना वर्चस्व न जमा पाए। नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की है, और नागरिकों के जो अधिकार है उनको भी बच्चों क्या दिया है, सुरक्षा दिया है। संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसी न्यायपालिका का बिल्कुल सही सपना देखा था जो पूर्ण रूप से क्या है बच्चों, स्वतंत्र हो। हमारे लोकतंत्र का एक आधारभूत पहलू है जो स्वतंत्र न्यायपालिका है बच्चों, वो क्या है, स्वतंत्र न्यायपालिका हमारे जो भारतीय लोकतंत्र है उसकी क्या है, मजबूत आधारशिला है। ठीक है, इसके बिना हमारा लोकतंत्र सफल नहीं हो पाता था। आइए देखते हैं इस तालिका को, भारत में न्यायाधीशों की संख्या क्या है। तो ये क्या है, क्रम संख्या क ख ग, जिसमें भारत के न्यायालयों का नाम है, और स्वीकृत पद है, कार्यरत पद है, और जो खाली पद है उनके बारे में बात करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमारे पास सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय में कितने पद है बच्चों, 34 पद है। कितने पद कार्यरत है, तो 30 कार्यरत है, और 0 क्या है, रिक्त है। उच्च न्यायालय आता है ख में, जिसमें बच्चों 1079 क्या है, स्वीकृत पद है, और 655 कार्यरत है, और जो रिक्त पद है वो कितने हैं, 424 पद है। ये डाटा बच्चों बहुत जानकारी से भरा हुआ है। आगे देखिए, जिला और अधीनस्थ न्यायालय कितने हैं स्वीकृत पद इसमें, तो इसमें बच्चों 22,644 पद है, और कार्यरत पद कितने हैं, तो 17,509 पद। रिक्त है बच्चों यहाँ पर ज्यादा है, 5,135 पद क्या है यहाँ पर, रिक्त हैं। तो बच्चों ये था हमारा पाठ। तो आइए पाठ के बाद कुछ बिंदुओं में पाठ को पुनः दोहरा लेते हैं। भारतीय संविधान की सबसे खास विशेषता यह है कि इसमें संघ व राज्यों के लिए एकल न्यायालयों की व्यवस्था है। हर इन सब के पास एक न्यायालय, अलग अलग न्यायालय, एकल न्यायालय इसको कहते हैं। विभिन्न राज्य कानून विभिन्न प्रकार की न्यायिक अदालतें उपलब्ध कराते हैं। जो विभिन्न राज्य हैं, अलग अलग विभिन्न राज्य कानून
विभिन्न प्रकार की जो न्यायिक अदालतें हैं वह उपलब्ध कराती हैं। ठीक है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय देश का शीर्ष न्यायालय होता है। जो सुप्रीम कोर्ट होता है इसको सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। वो क्या होता है? भारत का सबसे ऊंचा न्यायालय होता है। न्यायपालिका भारत जैसे संघीय देश में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यानी कि आधारशिला रखने का कार्य करती है। दहेज हत्या का मामला समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है, जो कि दंडनीय अपराध, इसके लिए दंडनीय अपराध के इसमें दहेज के लिए प्रताड़ित करने वाले व्यक्ति को, परिवार को जुर्माना और जेल की सजा का भी प्रावधान है। तो बच्चों, ये थी हमारी कक्षा जिसमें आपने बहुत सारे जो तथ्य थे वह जाने न्यायपालिका के बारे में, और किस तरीके से न्यायपालिका ने जो लोकतंत्र है उसकी आधारशिला को मजबूत किया, आपने यह भी समझा होगा। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपने सबने पसंद किया होगा ये चैप्टर। तो बच्चों, अब मैं आपसे अगली कक्षा में मिलती हूँ। तब तक के लिए बच्चों पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बाय बाय।